हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू नीव आईएएस यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शिवांगी कश्यप और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यानी ऑर्डिनेंस क्या होता है और उसके बारे में सब कुछ। मान लीजिए कि एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है या फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक है, जनरली क्या होता है, पार्लियामेंट क्या करती है, हमारे लिए लॉज बनाती है, राइट, फॉर द होल कंट्री, फॉर द होल नेशन, फॉर द होल सिस्टम टू वर्क। पार्लियामेंट मेक्स लॉज, राइट। बट व्हाट इफ पार्लियामेंट सेशन में ना हो, क्या हो कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, वो काम नहीं कर रही है। अब उसके कई रीज़न हो सकते हैं पार्लियामेंट सेशन में क्यों नहीं है। एक हो सकता है कि या तो भाई पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई हो, ठीक है, या फिर हो सकता है कि पार्लियामेंट अभी छुट्टी पर हो, वेकेशंस पर हो। आपको पता है कि पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं, समर सेशन, विंटर सेशन एंड मानसून सेशन, राइट। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से पार्लियामेंट सेशन में ना हो, सेशन में नहीं बैठ रही हो, ठीक है। लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो सकता है, सरकार गिर गई हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एडजर्न हो गया हो हाउस, इसलिए पार्लियामेंट ना बैठ रही हो। तो क्या उस केस में लॉ नहीं बनेगा, है ना। क्या तब तक जब तक पार्लियामेंट नहीं है तब तक लॉज नहीं बनेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंट्री के लिए कभी भी लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। उस सिचुएशन के लिए, उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए क्या हुआ, हमने एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को डेवलप किया कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज, इट इज़ अ टेम्परेरी पावर टू मेक लॉज फॉर दी कंट्री। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो कोर आइडिया क्या है? कोर आइडिया ये है दैट एन ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ made when the legislature is not in the session and immediate action is necessary। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, ऑर्डिनरी एक टेम्परेरी लॉ है, ये परमानेंट लॉ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कब इशू हो सकता है, तब हो सकता है जब लेजिस्लेचर क्या हो, सेशन में ना हो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब एक्शन लेना इमीडिएट जरूरी हो, है ना, बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो कि एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा और लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है, तो ऑर्डिनेंस बन जाता है जो कि टेम्परेरी इन नेचर होता है। ठीक है, आई होप आपको ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डिनेंस मतलब होता क्या है, राइट। बाकी सारी चीज़ें इसी टॉपिक के अराउंड घूमती हैं कि ऑर्डिनेंस क्या है। गॉट इट? लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस लिंक इट विथ एनोलॉगी या फिर एक सिमिलैरिटी या फिर एक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये चीज़ याद हो जाए हमें कि ऑर्डिनेंस क्या होता है। तो क्या है, वाई डू वी नीड ऑर्डिनेंस, हमें क्यों ऑर्डिनेंस चाहिए। ठीक है, फैमिली एनालॉगी से हम समझते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल दूंगी ताकि चीज़ें याद रहे आपको। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पर अकेले हो, आपके पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन गए हैं, मे बी किसी शादी में, किसी फंक्शन में, वो बाहर गए हैं, ठीक है। घर पर आपको अकेला छोड़कर गए हैं, लेट्स से वो 3 दिन बाद आने वाले हैं। गॉट इट? यू आर ऑल अलोन इन योर हाउस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से आपके घर में कोई पानी की टंकी का पाइप टूट जाता है, लेट्स से कोई भी पाइप बर्स्ट हो जाती है, बाथरूम की पाइप बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है, जनरली तो आपके मम्मी पापा ही डिसीजन लेते हैं कि घर में कुछ भी खराब हो गया, टूट गया, दरवाजा टूट गया, वट एवर द केस इज, तो मम्मी पापा डील कर लेते हैं, आप तक बात नहीं आती है, राइट। बट अगर मम्मी पापा घर पे नहीं हो और ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, ठीक है, जिसमें आपको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, भाई पानी का पाइप टूट गया तो सोल्यूशन तो लेना पड़ेगा ना तुरंत। कि अब 3 दिन वेट करोगे कि अच्छा जब पापा मम्मी आएंगे तो वो देखेंगे तब तक मैं चिल करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट। तो क्या हुआ है, योर पेरेंट्स आर आउट ऑफ टाउन, your water pipe burst, and do you wait for 3 days to return? No. So someone in the house takes an immediate decision। जो भी है उस टाइम पे घर में, वो क्या करेगा, डिसीजन ले लेगा। आप डिसीजन ले लोगे कि हो सकता है आप उसको क्या करो, एमसील से कुछ वक्त के लिए लगा दो कि भाई बस पानी रुक जाए, कैसे भी करके कुछ कपड़ा वपड़ा बांध दो ताकि बस पानी रुक जाए, है ना। और सोल्यूशन नहीं पता है प्लम्बर का कहाँ रहता है, प्लम्बर का नंबर क्या है, सारी चीज़ें, तो आपने कोई टेम्परेरी सोल्यूशन या आपको जो बेस्ट लगा आपने वो सोल्यूशन ले लिया। और फिर जब आपके पेरेंट्स आएंगे 2-3 दिन बाद घर, फिर वो उसको वेरीफाई करेंगे कि अच्छा जो बंदे ने डिसीजन लिया है वो सही लिया है या नहीं लिया है, राइट। एमसी लगा कि उसने बढ़िया काम किया, या प्लम्बर को बुलाना ही पड़ेगा, पूरी पाइपिंग ही चेंज करवानी पड़ेगी। समझ आ गई बात? बस इसी को आप पार्लियामेंट से रिलेट कर दो कि जनरली क्या होता है, पार्लियामेंट का काम होता है लॉज बनाना कंट्री के लिए, राइट। बट अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कंट्री में लॉ बनाना उस टाइम पे ज़रूरी हो गया है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, कोई भी इंटरनेशनल डिजास्टर हो सकता है, इंटरनेशनल वॉर का कोई एक केस हो सकता है जिसमें तुरंत इमीडिएट लॉ में चाहिए ही चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे कि अच्छा जब पार्लियामेंट आएगी तब देखी जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब वोटिंग कराएंगे, इलेक्शंस होंगे, रिजल्ट आएंगे, तब तक का वेट करेंगे? नॉट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। उस केस में हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को या गवर्नर को
पावर दे देते हैं कि आप क्या करो, टेम्परेरी सोल्यूशन ले आओ, टेम्परेरी लॉ ले आओ, और बाद में जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर वो पार्लियामेंट वेरीफाई कर लेगी कि आपकी लॉ वैलिड है नहीं है, ज़रूरत है नहीं है, उस हिसाब से वो काम करेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स हाउ ऑर्डिनेंस वर्क। व्हाट? फर्स्ट, द लेजिस्लेचर इज टेम्परेरी अनअवेलेबल, राइट? नाउ द एग्जीक्यूटिव एक्ट्स टेम्परेरली। एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो उस टाइम पे गवर्नमेंट चल रही होती है ना, उस टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, हमारा एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट इज द हेड, राइट? अगर आप सेंट्रल लेवल पर बात करो तो प्रेसिडेंट होता है, और अगर आप स्टेट लेवल पर बात करते हो तो कौन हेड होता है? गवर्नर होते हैं, राइट? तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर स्टेट लेवल की बात है तो गवर्नर एक्शन ले लेंगे, और अगर सेंट्रल लेवल की बात है तो प्रेसिडेंट एक्शन ले लेंगे। बाद में क्या होता है, थर्ड स्टेप में जब लेजिस्लेचर फाइनली आ जाती है, पार्लियामेंट बैठ जाती है, फिर वो फाइनल से अपना डिसाइड करती है कि इसको ले चलना है, इस लॉ को आगे, या नहीं ले चलना है। ठीक, इतना ही है ऑर्डिनेंस। अब इसके थोड़ा डिटेल में चलते हैं। हु इशूज एन ऑर्डिनेंस एट यूनियन लेवल एंड द स्टेट लेवल, एज आई टोल्ड यू। तो जब आप यूनियन लेवल की बात करते हो, ठीक है, सेंट्रल लेवल की बात करते हो, समझ रहे हो, जब पूरे देश की बात हो, इंटरनेशनल कोई इशू हो, या फिर ऐसी कोई बात हो जो पूरे देश पे लागू करना है, उस केस में कौन डिसीजन लेगा? यूनियन लेवल पर कौन लेगा? यूनियन लेवल यानी सेंट्रल लेवल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑल इंडिया लेवल होता है बेसिकली, सिंपल शब्दों में ऑल इंडिया लेवल की अगर बात होगी तो कौन डिसीजन लेंगे? प्रेसिडेंट डिसीजन लेंगे, ठीक है। और अगर स्टेट लेवल की बात होगी, कोई राज्य संबंधित बात है, तो कौन लेगा डिसीजन? आपके गवर्नर लेंगे डिसीजन। सिंपल है। डिसीजन किस चीज़ का? ऑर्डिनेंस की बात हो रही है, ठीक। अब आर्टिकल की अगर बात करो तो ये पहली बात तो ये कुछ मुंह बोली बात नहीं है, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन आपके संविधान में मेंशन्ड है। कहाँ मेंशन्ड है? अगर आप प्रेसिडेंट की पावर की बात करोगे तो वो है आर्टिकल 123 में, और अगर स्टेट में अगर गवर्नर की आप बात करोगे तो वो है आर्टिकल 213 में। देखो 123 213 है ना, सिमिलर है ना, याद करने में भी आसान। 123 याद कर लो, बस 2 को इधर कर दो, 213 गवर्नर के पास हो गया, याद हो गया। अब दोनों ही चीज़ों में क्या कंडीशन है? अगर भाई सेंट्रल लेवल की बात होगी तो उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, राइट। लोकसभा राज्यसभा बनाती है, राइट। और अगर स्टेट लेवल की बात करोगे, राज्य लेवल की बात करोगे, तो जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगा तब की बात। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा और विधान परिषद, राइट। सिंपल है, समझ में आ गया। तो ये क्या है? सेम लॉजिक बट एट 2 डिफरेंट लेवल, क्योंकि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो 2 लेवल पे काम करता है ना, एक सेंट्रल लेवल पर काम करता है और एक स्टेट लेवल पर काम करता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर एन ऑर्डिनेंस। कब कब ऑर्डिनेंस हम इशू कर सकते हैं? हम माने के प्रेसिडेंट या गवर्नर कब ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं? पहली चीज़, पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, जैसा कि मैंने बताया। पार्लियामेंट अगर सेंट्रल लेवल की बात हो रही है और लेजिस्लेचर अगर स्टेट लेवल की बात हो रही है, ठीक। जब सेशन में ना हो, काम ना कर रही हो, किसी भी वजह से काम ना कर रही हो, ठीक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो कि इमीडिएट एक्शन चाहिए ही चाहिए होगा। हम वेट नहीं कर सकते हैं कि जब सेशन आएगी तब की तब लॉ बनेगी, ठीक। जब ऐसी मजबूरी हो जाए, कोई भी ऐसी कैलामिटी आ जाए जब हमें अर्जेंट एक्शन लेना ही पड़ेगा, तब हम ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है, आपको लग रहा होगा अब तक की बातों से, मे भी आपको लगा हो कि प्रेसिडेंट या गवर्नर जो चाहे वो लॉ लेकर आ सकते हैं, राइट। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्या नहीं है? द प्रेसिडेंट और द गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पावर है वो एग्जैक्टली प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, यानी उनकी सोल पावर नहीं है यहाँ पर कि वो जो चाहेंगे वो लॉ ले आएंगे, नहीं। उनको किसके एडवाइस पर काम करना होगा? उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर काम करना होगा। सिंपल सी बात है, अगर प्रेसिडेंट है तो इस सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी होगी, और अगर गवर्नर है तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी होगी। सिंपल है, ठीक। तो ये 3 कंडीशंस आपको समझ में आ गई कि कब कब ऑर्डिनेंस इशू हो सकता है। एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ कि जब मैं ऑर्डिनेंस बोल रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ ना, लॉ मेकिंग पावर है ये, ठीक है, कानून बनाने की पावर है, राइट। तो यहाँ पर आप ये समझो कि ऑर्डिनेंस में जो लॉ बनता है वो जो नॉर्मली लॉ बनता है पार्लियामेंट के थ्रू, वो दोनों इक्वल होते हैं, याद रखिएगा, इक्वल होते हैं। फर्क क्या होता है? बस ड्यूरेशन का, ठीक है, ड्यूरेशन का। क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है वो टेम्परेरी नेचर होता है तब तक जब तक पार्लियामेंट उसे पास ना कर दे, और अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो फिर तो भाई वो डन ही है। क्यों? क्योंकि उसको तो प्रॉपर वोटिंग कराकर हम फिर लॉ लेकर आए ना, तो वो तो वैसे भी जस्ट प्रोसेस है। गॉट इट? यहाँ तक बात क्लियर हो गई है।
कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, क्यों होता है और कब कब आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स आफ्टर द लेजिस्लेचर मीट्स। जैसा कि मैंने बताया, घर की पानी की टंकी फट गई थी, मतलब या पाइप फट गया था, आपने एमसी लगाया, आप कपड़ा लगाया, वट उसके बाद अब पेरेंट्स आ गए, अब क्या होगा। दूसरे एग्जाम्पल से अगर समझे तो लेट्स से कि क्लास में टीचर एब्सेंट है, ठीक है, टीचर नहीं आया किसी क्लास में, तो क्या किया, क्लास के मॉनिटर ने कोई एक एक्शन ले लिया, कोई एक रूल बना दिया लेट्स से कि अब से क्या रूल होगा, आज चूंकि मैम नहीं आई है तो आज का ये रूल है कि जो जो कॉपी नहीं लाया होगा वो क्लास के बाहर खड़ा होगा। लेट्स से मॉनिटर ने ये एक्शन ले लिया, आज के लिए टेम्परेरी सोल्यूशन उसे ले रहा ही था तो उसने ये ले लिया। अब टीचर वापस आ गया लेट्स से, अब वो डिसाइड करेगा कि मॉनिटर ने जो काम किया था, बच्चों को क्लास के बाहर किया था, वो सही है या नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, पहला ऑप्शन क्या हो सकता है, टीचर अप्रूव्स। टीचर कहता है हाँ हाँ मॉनिटर ने जो काम किया था बहुत बढ़िया किया था, बच्चों को बाहर कर दिया था, ये बढ़िया रूल है, हम इसको अप्रूव कर रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये टेम्परेरी नहीं है, अब ये परमानेंट है, यानी ये अब चलता चला जाएगा हमेशा। हर बार जो बच्चा बुक नहीं लेकर आएगा उसे क्लास के बाहर कर देना होगा। ठीक, तो अब आप समझो यहाँ पर क्या हो गया, जो टेम्परेरी था वो क्या बन गया, रेगुलर प्रैक्टिस का पार्ट बन गया, यानी कि ये परमानेंट हो गया। ठीक, एक ये सोल्यूशन हो सकता है, राइट। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि भाई पूरी तरीके से वो पार हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि टीचर पूरा रिजेक्ट ही कर देता है कि नहीं नहीं ये तो गलत था, आपने ये कैसे कर दिया, चलो कर दिया सो कर दिया, अब मैं आ गई हूँ, अब ऐसा नहीं होगा, अब कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने बुक नहीं लाई। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टीचर कुछ नहीं कह रहा है, टीचर को पता लग गया कि ठीक है बच्चा बाहर गया था, फाइन, लेकिन टीचर अभी कुछ कह नहीं रहा, ना मॉनिटर को कह रहा है ना किसी को कुछ कह रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो रूल आउट हो गया ना ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि टीचर ने उस पर एक्शन ही नहीं लिया, टीचर अपना कंटिन्यू करते चले गए, तो भाई वो बात क्या हो गई, वो रफा दफा हो गई, वो नल एंड वॉइड हो गई। एक टाइम लिमिट थी, वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई, है ना, टीचर जब तक नहीं आया था तब तक उसकी टाइम लिमिट थी, वो एक्सपायर हो गई, तो वो डिसीजन ऑटोमेटिक चला गया वापस कि अच्छा ठीक है अब कुछ नहीं। अब टाइम लिमिट की जो मैंने बात करी, वो टाइम लिमिट क्या है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, अक्सर यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जाता है क्या, कि ऑर्डिनेंस का टाइम लिमिट क्या होता है। यहाँ पर देखो, ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, 6 वीक्स। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यानी कि क्या है, ऑर्डिनेंस पास हुआ, लेट्स से ऑर्डिनेंस कब पास हुआ, 1 जनवरी को पास हुआ। लेट्स से जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने 1 जनवरी को एक ऑर्डिनेंस लेकर आए, कोई भी ऑर्डिनेंस हो सकता है, कोई भी टेम्परेरी लॉ हो सकता है, यानी जब 1 जनवरी को आया तो उसके 6 वीक 6 वीक्स, ठीक, तब तक तो पार्लियामेंट आ ही जाएगी। हम मान के चलते हैं कि 6 वीक्स मतलब जनरली क्या होता है, 1.5 महीना, तो 1.5 महीने के आसपास तक लेट्स से पार्लियामेंट आ गई। लेट्स से जो पार्लियामेंट है वो 10 फरवरी को वापस से सेशन में आ गई। ठीक, 10 फरवरी से वापस सेशन में आ गई। अब जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लेकर आए थे वो कितने देर के लिए इफेक्टिव था, 6 वीक्स के लिए इफेक्टिव था, मतलब 1.5 महीना, यानी 1 जनवरी से 2 फरवरी, 2 फरवरी से 15 दिन और, यानी कि 15 फरवरी, यानी ये क्या था, 15 फेब तक ये वैसे भी इफेक्टिव रहता। ठीक है, इफेक्टिव रहता अनलेस पार्लियामेंट ने उसे रूल आउट ना कर दिया होता। लेट्स से 10 फरवरी को पार्लियामेंट आती है और वो क्या करती है, जो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस दिया था उसको वो कैंसिल भी नहीं कर रही है, ये भी नहीं बोल रही है नहीं नहीं गलत है हम कुछ और लेकर आएंगे, या ये भी नहीं बोल रही है नहीं नहीं आपने जो किया वो बहुत सही किया। तो तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, वो कुछ नहीं कह रही है, क्योंकि आप समझो 15 फरवरी के बाद तो वैसे भी ये रूल आउट हो जाना था, क्योंकि इसका ड्यूरेशन हमने क्या बताया, 6 वीक ही होता है। तो 15 फरवरी के बाद तो वैसे भी डिस ऑन हो जाना था इसको, वैसे ही डिसकंटिन्यू हो जाना था इसको। लेट्स से 16 फरवरी हो गई, अब क्या होगा, अपने आप वो जो ऑर्डिनेंस था वो एक्सपायर हो गया है, अब उसका कोई वैसे भी वैल्यू नहीं रह गया है, वो चला गया। अब 16 फरवरी से जो जैसा चलेगा, पार्लियामेंट जो चाहेगा वो करेगा, जैसा लॉ पास करेगा। समझ में आ गई बात कि क्या हो सकता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या पता लगी कि ऑर्डिनेंस का एक टाइम लिमिट होता है, एंड दैट टाइम लिमिट इज व्हाट, 6 वीक्स। ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दिस। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है 6 मंथ से, क्योंकि अक्सर हम कुछ भी चीज़ें पढ़ते हैं ना, जैसे पंचायत की और भी चीज़ें पढ़ते हैं, तो हमें जनरली जो दिखने को मिलता है ना वो 6 मंथ्स दिखने को मिलता है आप जब बुक्स पढ़ोगे तो। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, 6 वीक, 6 हफ्ते। याद रहेगा ये बात। आगे बढ़ते हैं। अब रीप्रोमलगेशन, अब ये जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल पार्ट है, यहाँ पर हम कहेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रोवर्शियल होता क्या है, आप मान के चलो, आपको प्रोमलगेशन मतलब समझ में आ गया, प्रोमलगेशन मतलब ऑर्डिनेंस को लेकर आना, प्रोमलगेट करना,
सिंपल है। रीप्रोमलगेशन का मतलब दोबारा से लेकर आना। अब आप समझो होता क्या है, सपोज एवरी मंथ द टीचर गोज ऑन लीव, एवरी मंथ द क्लास मॉनिटर मेक सेम टेम्परेरी रूल अगेन एंड अगेन, राइट। हर बार ऐसे ही होता है कि भाई ये एकदम रूल हो गया है कि हर महीने मैम लेट्स से 5 दिन के लिए छुट्टी पे जाएंगी ही जाएंगी, और हर बार यही हो रहा है कि मॉनिटर जो है वो उन 5 दिनों के लिए हमेशा हमेशा वही एक रूल लेकर आ रहा है कि बच्चे क्लास के बाहर जाएंगे। हर बार यही हो रहा है, और हर बार टीचर आ रहा है वो कुछ नहीं बोल रहा है, या फिर उसके बोलने से पहले वो एक्सपायर हो जा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है। और फिर क्या हो रहा है, हर महीने यही हो रहा है यार। तो स्टूडेंट बोलेगा ना कि भाई अगर ऐसा ही है तो इस रूल को परमानेंट कर दो, टीचर को बोल दो ना कि इसको अप्रूव कर दें, खत्म करें ये करके। ये हर बार क्या होता है कि हर बार रूल लेकर आते हो, हर बार रूल लेकर आते हो। जब यही करना है तो इसको डन करो, टीचर से अप्रूव कराओ, खत्म करो ये बात, राइट। जेन्युइन है, लग रहा है हाँ यार सो फार सो गुड, यही होना चाहिए। यही चीज़ पार्लियामेंट में भी होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, हर बार पार्लियामेंट छुट्टी पे गई, हर बार पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो हर बार सेम वही ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव ले आती है, बार बार ले आती है। अब समझो यहाँ पर ना ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल बात ये है कि कई बारी जब एग्जीक्यूटिव, आप समझो जो प्रेसिडेंट है वो इशू कर रहे हैं या गवर्नर वो इशू कर रहे हैं, किसके ऑर्डर पे कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कर रहे हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी होती है, उसी की तो होती है ना जिसकी सरकार चल रही होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है। अब आप समझो सरकार को लेट से कोई लॉ लेकर आना है, वो लॉ नहीं ला पा रही है लेट से, क्यों, क्योंकि उसका उतनी वोटिंग नहीं मिल रही है, उसको सिंपल मेजोरिटी से पास नहीं हो पा रही है। उस केस में क्या होता है, सरकार भाई वो लॉ ही नहीं ला पा रही है, इसीलिए वो क्या कर रही है, दिमाग लगा रही है, और जब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रह रही है तब तब वो ऑर्डिनेंस के थ्रू वो चीज़ ले आ रही है। ठीक, क्यों, क्योंकि अब तो कुछ कर नहीं सकते, अब तो आप खारिज भी नहीं कर सकते, पार्लियामेंट बैठी ही नहीं है, और हर बार आप वही टैक्टिक कर रहे हो। तो ये तो बहुत गलत है ना। अगर कोई लॉ बनाना चाहते हो तो कायदे से पास करवाओ, कायदे से वो होना चाहिए। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है, ये तो गलत तरीका है ना, गलत तरीका है ये। इसीलिए ये क्या है, इसको बहुत गलत माना गया है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रॉन्ग प्रैक्टिस। Now why it matters? Because this bypasses the legislature's role entirely, making the temporary ordinance effectively permanent. है ना, जो चीज़ परमानेंट टेम्परेरी के लिए आई थी, जो चीज़ सिर्फ इमरजेंसी के लिए आई थी, जो चीज़ सिर्फ इसलिए आई थी कि भाई काम ना रुके, आपने उसका मिसयूज़ करके उसको परमानेंट बना डाला। दिस इज़ रियली रियली रॉन्ग। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए कुछ जजमेंट्स हुई, जैसे कि डीसी वधवा केस, और ये अब देखो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस में से है। डीसी वधवा केस में क्या हुआ था, ये पहली बात तो इसका ईयर जो इंपॉर्टेंट है वो है 1986, ठीक है। 1986 में जजमेंट आया। इसमें क्या हो रहा था, बिहार में बार बार यही चीज़ देखने को मिल रही थी कि जब जब पार्लियामेंट छुट्टी पे जा रही थी, जब जब काम नहीं हो रहा था, तब तब सरकार मौका देके के ऑर्डिनेंस पास करवा दे रही थी अपने गवर्नर से। तो यहाँ पर इस केस में बोला गया कि दिस इज एक्चुअली द फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ फ्रॉड कर रहे हो। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने तो अच्छी चीज़ के लिए किया था, लेकिन आप उसके साथ किए आपने उसके साथ फ्रॉड कर दिया, आपने ये धोखाधड़ी की है। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और अगर आप बार बार रीप्रोमलगेट करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू होगा, यहाँ पे कोर्ट आ जाएगा बोलने और उसको आपको खारिज करवा देगा। यहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। क्यों, क्योंकि कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ही तो पावर है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि आप मिसयूज़ कर रहे हो तो वो क्या करेगा, आपके लॉ को खारिज कर सकता है। यानी ये जुडिशियली रिव्यूड हो सकते हैं, कोर्ट इस पर एक्शन ले सकता है। सेम यही डिसीजन को बाद में कृष्णा कुमार सिंह, जो कि केस आया था 2017 में, इसमें भी यही बोला गया कि भाई ऑर्डिनेंस को टेम्परेरी नेचर के लिए आया था और इसको टेम्परेरी ही रहने दीजिए, इसको परमानेंट मत बनाइए, इसका मिसयूज़ मत करिए। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली चीज़ कि ऑर्डिनेंस जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है, यानी कोर्ट्स कैन इंटरफियर। ठीक है, कोर्ट्स कैन इंटरफियर अगर आप क्या कर रहे हो, इसका मिसयूज़ कर रहे हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रीप्रोमलगेट इज एक्चुअली अ फ्रॉड प्रैक्टिस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज यू हैव चेंज द एंटायर मीनिंग फ्रॉम अ टेम्परेरी प्रोविजन टू बाय मेकिंग इट अ परमानेंट प्रोविजन। समझ आ गई बात कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या प्रॉब्लम क्या आई है वहाँ पर, गॉट इट। तो अब एक डिसीजन फ्लो की बात करते हैं ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, राइट। पहली चीज़, ऑर्डिनेंस क्यों आता है, क्योंकि इसको इमीडिएसी के लिए चाहिए होता है, हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होता है और इसीलिए हम ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। हमारी मजबूरी होती है कि हमें एक्शन क्या करना पड़ेगा, तुरंत लेना पड़ेगा, इमीडिएट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि हाँ भाई पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। ठीक, अगर पार्लियामेंट सेशन में है
ठीक, तो क्या होगा, हाँ भाई वो बिल पास करेगा, बात खत्म हो गई। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, हमें इमीडिएट लॉ चाहिए, पार्लियामेंट सेशन में बैठी है, वो पास कर दी, वेल एंड गुड। व्हाट इफ कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो क्या होगा, ऑर्डिनेंस इशू होगा, जो कि कौन इशू करेगा, या तो प्रेसिडेंट या तो गवर्नर। ठीक, फिर क्या होगा, जब भी लेजिस्लेचर आएगी, जब भी लेजिस्लेचर मीट करेगी, तो क्या होगा, या तो वो अप्रूव कर देगी, तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंट बन जाएगा, बेस्ट केस सिनेरियो। दूसरी चीज़, वो रिजेक्ट कर सकती है, तो क्या हो जाएगा, वो सीज हो जाएगा, यानी अब वो उसका कोई महत्व नहीं रह गया, खत्म हो गया वो। तीसरी चीज़, वो उसने ना अप्रूव किया ना रिजेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली 6 वीक्स के अंदर वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएगी, वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। समझ आ गई तीनों केसेस। तो ये बस सिंपल है कि इमीडिएट चाहिए होता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर करते हैं, टेम्परेरी होता है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर लेकर आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और क्या है, ये रूटीन नहीं होना चाहिए, है ना, ये सिर्फ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए है, ये रूटीन नहीं है। गॉट इट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, दैट ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन इट इज इक्वल टू एज एन लॉ। ठीक, बट इट इज़ टेम्परेरी। जैसा कि मैंने बताया, जब तक वो है, लागू है, यानी 6 वीक्स तक वो एकदम वैसे ही काम करेगा जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ काम करता है, जैसे कोई नॉर्मल कानून काम करता है। लेकिन 6 हफ्ते बाद आपको डिसाइड करना ही करना पड़ेगा, एल्स लैप्स हो जाएगा। एंड दैट विल बी ऑल फॉर ऑर्डिनेंस सेशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड यू गॉट टू नो समथिंग फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।